हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस। ठीक, पेपर में ये लॉन्ग में आता है। न्यूक्लियस क्या होता है जरा समझो। न्यूक्लियस क्या है? शेल का। शेल मतलब क्या होता है? कोशिका। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तथा जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, सबको पता है कोशिकाएं दो तरीके की होती हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल्स की सभी रिएक्शंस इसी के द्वारा ऑपरेट होती हैं, अतः इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। यानी कोशिकाओं में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब किसके द्वारा होंगी? न्यूक्लियस के द्वारा। न्यूक्लियस मतलब ही नाभिक, सेंटर, सब कुछ न्यूक्लियस ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो 1831 में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी भाई। ठीक है, फिर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछेगा तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो कैसा होता है भैया? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब दीर्घवृत्ताकार। स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है, या ट्यूब्स की फॉर्म में भी यह हो सकता है, नलिकाओं की फॉर्म में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखने पर इसके 4 कंपोनेंट दिखाई देते हैं भाई। ठीक है, पेपर में 25 नंबर में अगर आता है, आप क्या करोगे इस तरीके से, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सरल भाषा में मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली होती है, तो जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो आप ये इसका डायग्राम भी बना के दिखा सकते हो। कैसे? कि भैया ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो इसकी झिल्ली है, लेयर है वो है, ये पोर मतलब छोटे छोटे छिद्र हैं, ये पोर कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये न्यूक्लियर लैमिना है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ये इनर का मतलब ये आउटर वाली हो गई, इनर का मतलब ये बाहर वाली जो लाइन दिख रही है आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली झिल्ली का एरिया है। ठीक है, और इनर का मतलब क्या? ये अंदर वाला इसका एरिया है भाई। ठीक है, तो एक डायग्राम आप इसमें बना सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी बनाओगे तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1 हम लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, यही जो हमने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक डबल लेयर्ड मेंबर्ड से बनी 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 1000 से 10,000 तक छिद्र यानी पोर्स पाए जाते हैं, जिनका डायामीटर 300 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रत्येक छिद्र एक सिलेंड्रिकल एनुअल्स द्वारा घिरा होता है। यह एनुलस 8 सब यूनिट का बना होता है, जिन्हें हम लोग माइक्रो सिलेंडर कहते हैं। सरल भाषा में जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, नाभिक की झिल्ली की बात कर रहे हैं सरल भाषा में, तो भैया वो डबल लेयर्ड होती है। उस डबल लेयर्ड में क्या होता है? बहुत सारी मोटी झिल्ली होती है, जिसमें क्या होता है? बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। और जो पोर होते हैं उनका डायमीटर कितना होता है? तो 300 से 1000 एंगस्ट्रॉम होता है। और हर एक छिद्र किससे घिरा होता है? कुछ सिलेंड्रिकल एनुलस होते हैं जिनसे घिरा होता है। और ये जो सिलेंड्रिकल एनुलस होते हैं ये 8 छोटी छोटी सब यूनिट का मतलब छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कह देंगे? माइक्रो सिलेंडर कह देंगे। यानी जो छिद्र हैं वो किससे घिरे हैं? एनुलस से घिरे हुए हैं। और ये एनुलस भी और छोटी छोटी यूनिट से बना है, जिसे माइक्रो सिलेंडर कह देंगे। ठीक है, न्यूक्लियर शैप। शैप मतलब होता है लिक्विड, फ्लूइड। तो न्यूक्लियर शैप क्या होगा? यह तरल आधार भाग होता है जिसमें विभिन्न प्रोटीन, आरएनए, आयन प्रेजेंट होते हैं। भैया जाहिर सी बात है न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटीन भी होगा, आरएनए भी होगा, आयन भी होंगे बहुत सारे। तो वो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है न्यूक्लियर शैप, उसमें सारे के सारे भरे रहेंगे। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोलस भी होता है जिसे हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। ये केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कह देते हैं? जिन्हें फोंटाना ने देखा था, तथा इन्हें न्यूक्लियोलिस नाम किसने दिया था? तो वोमैन ने 1840 में इसे न्यूक्लियोलिस नाम दे दिया था, केंद्रिका नाम दिया था। यह निम्न भागों से मिलकर बनता है। क्या क्या होता है केंद्रिका के अंदर? सरल भाषा में अगर हम कहें तो अभी हमने आपसे ऊपर क्या कहा? हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस सैप यानी फ्लूइड होता है, द्रव्य होता है, जिसके अंदर डीएनए है, प्रोटीन है, आयन है, सब कुछ होता है। तो उसी के अंदर क्या होगी? ये केंद्रिका भी होगी। ये केंद्रक द्रव्य जो है भैया, जो लिक्विड है, उसी के अंदर पाई जाएंगी। स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होंगी। सबसे पहले किसने देखा? फोंटाना ने इन्हें देखा। इन्हें नाम किसने दिया? तो वोमैन ने इसे नाम दिया। निम्न भागों से बनी होती है, इसमें प्रोटीन से बना मैट्रिक्स होता है, राइबोसोम से बनी एक्सटर्नल फील्ड होती है, न्यूक्लियोनीमा भी इसमें पाया जाता है, डीएनए से बना क्रोमेटिन मतलब धागे नुमा जो संरचनाएं होती हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। क्रोमेटिन क्या होता है उसके बारे में लिख दिया। क्रोमेटिन क्या होता है? इंटरफेस के समय न्यूक्लियस में कई धागे नुमा, कुंडलित, ठीक है, कुंडली समझते हो इस तरीके से घूमी हुई कुंडली भैया, ठीक है, एवं लंबे क्रोमेटिन का जाल दिखाई देता है,
जो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, तो गुणसूत्र कैसे बनेंगे? क्रोमेटिन की हेल्प से बनेंगे। तो जब कभी इंटरफेस होगा तो जो न्यूक्लियस होगा उसमें बहुत सारी धागे नुमा संरचना बनेगी जो आगे चल के क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगी। इसकी 2 स्टेजेस होती हैं, एक हेड्रोक्रोमेटिन होता है, एक यूक्रोमेटिन होता है भैया, ठीक है। उसके अलावा फंक्शन की बात करें, इसका क्या क्या काम होता है, तो ये सेल में होने वाली रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। कोशिकाओं में जो भी क्रियाएं होंगी न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कह रहे हैं। यह सेल डिसोसिएशन में तथा एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई कोशिका टूटेगी या बनेगी तो वो किसकी वजह से? न्यूक्लियस की वजह से बनेगी। यह सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो जो कोशिकाएं हैं उनकी ग्रोथ कैसे होगी उसे भी कंट्रोल करेगा न्यूक्लियस ही भाई, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, हमने आपको बहुत शॉर्ट करके लिखवाया है। हालांकि 25 नंबर में अगर आता है तो आप इतना ही लिखोगे और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज करी, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो स्फेरिकल होता है, सर्कुलर होता है, ट्यूब्स की फॉर्म में होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इसकी झिल्ली होती है, डबल लेयर्ड होती है, छिद्र होते हैं, छिद्रों के चारों तरफ एनालस पाए जाते हैं जो कि सिलेंड्रिकल होते हैं, जो छोटी छोटी 8 सब यूनिट से बने होते हैं जिन्हें माइक्रो सिलेंडर कह देते हैं। इसका जो लिक्विड होता है उसे न्यूक्लियर सैप कहते हैं, जिसमें प्रोटीन, आरएनए, आयन, न्यूक्लियोसिस यानी केंद्रिका वगैरह ये सब पाया जाता है। जो स्पेरिकल संरचनाएं होती हैं, सबसे पहले इन्हें फोंटाना ने देखा था, ठीक है, बोमैन ने इन्हें नाम दिया था। इसमें क्या क्या होता है? तो इनमें मैट्रिक्स होती है, राइबोसोम्स की एक्सटर्नल फील्ड होती है, ये क्रोमेटिन वगैरह होते हैं। क्रोमेटिन क्या होते हैं? क्रोमेटिन कुछ धागे होते हैं जो आगे चल के जो है घूमे हुए धागे होते हैं जो आगे चल के गुणसूत्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक हेड्रोक्रोमेटिन होता है, एक यूक्रोमेटिन होता है। फंक्शंस की बात करें तो जितनी भी क्रियाएं हो रही सेल की, कोशिकाओं की, सबको ये कंट्रोल करता है। सेल डिसोसिएशन और एसोसिएशन में मदद करता है। सेल की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई बहुत कठिन नहीं है। मन लगा के पढ़ोगे, आराम से एक बार देख लोगे, अच्छे से लिखाओगे। करो ये, अभी आपके पेपर में 15, 20, 25 दिन है। तो जितना भी कंटेंट हम डाल रहे हैं इंपॉर्टेंट है भैया, उस सबको देखो। ये पीडीएफ हम आपको जो भी वीडियोस यहाँ पब्लिक हो रही हैं टेलीग्राम पे दे देंगे। BDKD इन BSc सर्च कर लो, फ्री में अपना चैनल है भाई, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है सब कुछ ऐड हो रहा है, आप आराम से देख डालना। कई बार ऐसा होता है कि हम कह देते हैं कि आज ऐड हो जाएगा, कल ऐड हो जाएगा। भैया एक व्यक्ति था यहाँ पे जो वीडियो वगैरह अपलोड करता था, इस समय वो नहीं है। कई बार चीज़ें इधर उधर थोड़ा सा होती हैं, मिसकम्युनिकेट, बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं, इस वजह से कई बार दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, इतना हमने बना लिया है कि अब शायद आपको फेल होने की नौबत नहीं आएगी। तो जो लोगों ने भी कोर्स एनरोल कर रखा था, घबराओ नहीं। संडे तक कोई नहीं करेगा तो संडे को हम खुद बैठ के कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं दोबारा से अवेलेबल होता है तो संडे को हम खुद ही बैठ के सब अपलोड कर देंगे। आराम से देख डालो। पेपर आपके 15 से हैं, 20 से हैं, 25 से हैं, दिसंबर में है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन करते रहो और जाके पेपर देना। थैंक यू भाई, धन्यवाद।